रिएक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ओवरऑल हमने यही सब पढ़ा था। ठीक है, वो डायनामिक थ्योरी की बात कर रहे हो क्या आप? एक बार लास्ट में मेरे को याद दिला देना इसका, पहले अपन प्रोडक्शन फंक्शन को करते हैं, लास्ट में मैसेज करना है इसका। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, प्रोडक्शन चैप्टर नंबर 4 जो यूजीसी नेट में जो हमारा सिलेबस है अगर देखें तो उसमें हमारे 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। बट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल्स पढ़ने से पहले हमें प्रोडक्शन फंक्शन जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो दोनों जो लॉज हैं हमारे ये प्रोडक्शन फंक्शन पर ही बेस्ड हैं। दैट्स वाई हमें पहले प्रोडक्शन फंक्शन को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। इन द वर्ड्स ऑफ वॉटसन, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है किसके बीच में, इनपुट्स और आउटपुट के बीच में। ठीक है, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन, ओके, प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी। अब इसमें ये देखेंगे कि हम इनपुट कौन से हैं, आउटपुट कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे इनपुट तो ये रहे, जिसमें कि 2 तरह के हमारे इनपुट्स होते हैं, जिसमें फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स का जैसे कि एग्जांपल हमारा दिया हुआ है लैंड, मशीन, एंड वेरिएबल फैक्टर का दिया हुआ है लेबर। अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या। ठीक है, तो फिक्स्ड फैक्टर, जैसे फिक्स्ड फैक्टर जो है हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ना ही इनको हम चेंज कर सकते। जैसे कि लैंड है, हम जमीन, आप ये देख रहे होंगे, पिक्चर देख रहे होंगे, तो ये लैंड है, मतलब एक बार यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर दिया तो ये थोड़ी कि अब इसको कहीं और ले जाया जाए, तो एक बार सेटअप हो गया तो हो गया, ये हो गया हमारा फिक्स्ड फैक्टर। अब जैसे कि मशीन्स, तो मशीन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना इजी नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई ये हो गए हमारे फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स को देखेंगे जैसे कि लेबर। ठीक है, लेबर को तो हम ऑब्वियसली बातें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई भी फैक्ट्री में वर्कर है, काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो अच्छा काम नहीं करता है या लापरवाही कर रहा है, काम ही करके नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हम उसको चेंज कर देंगे। वेरिएबल फैक्टर हमारे वो होते हैं जिनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर हमारे ये माने जाएंगे कि जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे इनपुट। जैसे कि राइस है, अभी आप एग्जांपल देखोगे, राइस का प्रोडक्शन किया, सबसे पहले लैंड है। ठीक है, जिसमें मशीन के द्वारा प्रोडक्शन किया गया, फिर लेबर के द्वारा। ठीक है, इन सबको मिला के हमारा क्या बना, आउटपुट बना, जो कि आप ये देख रहे हो। आउटपुट मतलब ये सेल करने के लिए प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, इनपुट यानी कि जो भी एक प्रोडक्ट को बनाने में जो लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, आउटपुट मतलब एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइस प्रोडक्शन। ए प्रोडक्शन फंक्शन कैन शो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ राइस कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ लैंड एंड लेबर। ठीक है, जैसे कि एक फार्मर है, इफ़ अ फार्मर यूजेस 2 आवर्स ऑफ लेबर पर डे। ठीक है, एक फार्मर है, वो एक दिन में 2 घंटे देता है काम करने के लिए। ठीक है, एंड 1 हेक्टर ऑफ लैंड प्रोड्यूस 2 टन्स ऑफ राइस, मतलब कि जो लैंड है हमारी, जिस पे हमने बिजनेस हमने सेटअप कर रखा है, वो है हमारी 1 हेक्टर, एंड वो इतनी है कि वहाँ पे आराम से 2 टन्स ऑफ राइस का प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन कुड बी Q = K × L। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट के बीच में रिलेशन, जिसमें कि हमने फिक्स्ड फैक्टर भी देख लिए एंड वेरिएबल फैक्टर्स को भी देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें 2 तरह के हमारे प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, जैसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, रेंटिंग ए फैक्ट्री विद ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस एंड हायरिंग ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्कर्स,
मतलब कि कोई फैक्ट्री है, रेंट पे ली हुई है, ठीक है, उतने ही उनने वर्कर्स रखे, उतना ही स्पेस है कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, तो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए है, लाइक 5 मंथ एंड 6 मंथ के लिए, ठीक है। देन लॉन्ग रन में हम क्या देख रहे हैं, लॉन्ग रन में देखेंगे कि बिल्डिंग ए न्यू फैक्ट्री, मतलब कि उसने नई फैक्ट्री को बनाया, ठीक है, वहाँ पे वो प्रोडक्शन को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो वो ऐसा तो है नहीं 1 साल के लिए 2 साल के लिए, वो कम से कम खुद की वो ज़मीन ले रहा है, वहाँ पे बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो एटलीस्ट वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक हो गया, लाइक 20 साल 25 साल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। शॉर्ट रन होता है वो हमारा कुछ ही टाइम के लिए होता है, रेंट पे जैसे फैक्ट्री ली थी तो वो पता चले 1 महीने के लिए लियो तो भी नहीं पता। लॉन्ग रन में जो होगा वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होगा, ठीक है, कम से कम 1 साल 2 साल से ऊपर के लिए, ठीक है। तो ये तो थे हमारे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम टोटल प्रोडक्ट के बारे में। टोटल प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट, मतलब कि वो कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी लेता है, जैसे कि इसमें ली हुई है 5 वर्कर हैं एंड 6 किलोग्राम ऑफ वीट है, मतलब कि 5 वर्कर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जो 6 किलोग्राम ऑफ वीट है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसका कितना आ जाएगा 5 × 6 = 30, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कैसे निकल के आया है, जैसे कि जितने नंबर ऑफ वर्कर्स जो भी होते हैं, लेबर्स जो होते हैं, एंड हमारे जितनी प्रोडक्शन की क्वांटिटी होती है उसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। देन इसके हमारे अदर नेम भी होते हैं टोटल प्रोडक्ट की जगह। अदर नेम्स फॉर टोटल प्रोडक्ट इंक्लूड टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड टोटल रिटर्न और टोटल आउटपुट, ठीक है, ये इसके अदर नेम है, इस नेम से भी ये आ सकता है। एंड इसमें हमारे फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों ही एलिमेंट्स को जो है इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है वेरिएबल कंपोनेंट्स लाइक लेबर और रॉ मटेरियल, हाउएवर ओवर टाइम बोथ फिक्स्ड लाइक मशीनरी, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट्स हमारे इसमें आएंगे, फिक्स्ड भी आएंगे एंड वेरिएबल भी आएंगे हमारे टोटल प्रोडक्ट में, ठीक है। देन हम इसके बाद देखेंगे एवरेज प्रोडक्ट को, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट द आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, मतलब कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि 30 किलोग्राम जो है हमारे टोटल वीट का प्रोडक्शन जो है निकल के आया, प्रोड्यूस किए गए, ठीक है, कितने 5 वर्कर के द्वारा। तो इसके बाद हम देन इसके बाद जो है हम 30 / 5 कर देंगे, तो देन 6 किलोग्राम हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो है हमारे वेरिएबल इनपुट, जो 5 वर्कर्स थे जिनको हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल इनपुट हमारे अभी जैसे कि हमने देखे थे जिनको हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी दे रखा है हमें, ये एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट अभी हमने जैसे कि निकाला ही था, ठीक है, जिसमें लेबर थे हमारे 5 लेबर्स थे, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला मैं बता रही हूँ ना, उसका जो टीपी का फॉर्मूला है वो तो सिग्मा एमपी हो जाएगा, हम एक्स्ट्रा यूनिट्स को ऐड करते जाएंगे। पीडीएफ नहीं मिला वो, उसको पूछ रही है, मतलब कि नोट्स के पीडीएफ नहीं मिले ऐसे बोल रहे हैं। एक भी नहीं मिला है क्या? तो किसी भी, हाँ, एक भी नहीं मिले ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, मंडे तक कल नहीं होने वाले, हाँ, सारी छुट्टी पर है अभी। एक्चुअली क्या है, जो सर अपलोड करते हैं पीडीएफ को वो सर क्या है अभी छुट्टी पर हैं, तो वो अपलोड आपके हो जाएंगे मंडे ट्यूसडे, ओके। हमारा एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला दे रखा है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। एंड इसको हम एक और आपने फॉर्मूला देखा होगा, जैसे पढ़ाई होगा,
नहीं एक्चुअली सर छुट्टी पर है, इसलिए अभी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। सर आएंगे जैसे ही अपलोड कर दिए जाएंगे आपको। एंड ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ाई होगा अपने 11th 12th ग्रेजुएशन वगैरह में, टीपी इज इक्वल्स टू एपी इंटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट को। मार्जिनल प्रोडक्ट मीजर्स द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज एडेड। मतलब कि इसमें जो एक फैक्टर होगा ना हमारा, जैसे कि काफ़ी सारे फैक्टर हैं, मान के चलिए हमारा लेबर भी है, लैंड भी है, तो हम उसमें से सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करेंगे, लेकिन बाकी जो अदर फैक्टर रहेंगे ना उनको हम कांस्टेंट रखेंगे, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ए वेरिएबल इनपुट इज एडेड, ठीक है, वाइल कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स कांस्टेंट। ठीक है, एडेड का मतलब एक हम फैक्टर को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब कि लेबर 3 थे तो हमने कितने लेबर कर दिए, 4 लेबर कर दिए। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि बाकी जो अदर फैक्टर होंगे उनको हमें चेंज नहीं करना है, उनको हमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला दे रखा है एमपीएन इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, सेम टू सेम उसी की तरह है जो हमने कल जो चैप्टर किया था। ठीक है, एज इट इज़ आगे फॉर्मूले सेम आते जाएंगे, कॉस्ट का भी यही फॉर्मूला आएगा, रिवेन्यू का भी यही सेम फॉर्मूले आते जाएंगे आगे। इसके अदर नेम हमारे दे रखे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्लूड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल रिटर्न इसे बोला जाता है। ठीक है, मोस्टली इसका देखने को जो मिलता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो मेन है टॉपिक हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स में, अब उसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे क्योंकि वो प्रोडक्शन फंक्शन पहले जानना जरूरी था, देन अब आगे देखेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि लॉज ऑफ प्रोडक्शन आखिर होता क्या है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर कोई बिजनेस करता है, क्यों है वो प्रोडक्शन करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो करता है। बिजनेस जो उसने सेटअप किया है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, इसलिए तो उसने बिजनेस खोल रखा है। ठीक है, तो जो वो बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न जो करता है ना, वो इन 2 लॉज के बेसिस पर करता है। मतलब कि आप जो भी बिजनेस देखोगे ना, तो वो जो भी बिजनेस हमारे चल रहे हैं सिर्फ इन 2 लॉज की वजह से चल रहे हैं। अगर ये 2 लॉज ही ना हो तो किसी का बिजनेस भी नहीं चले। ठीक है, जैसे कि इसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, एंड नंबर 2 जो हमारा दे रखा है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ये हमारे लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आते हैं दोनों। ठीक है, देन सबसे पहले हम जानेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। ठीक है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है हमारा, ये शॉर्ट रन में होता है। ठीक है, एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होगा, ये हमारा लॉन्ग रन में होगा। शॉर्ट रन का मतलब है कि इसमें हमारे ओनली वेरिएबल फैक्टर आएंगे। ठीक है, एंड लॉन्ग रन का मतलब है इसमें हमारे वेरिएबल फैक्टर भी आएंगे एंड फिक्स्ड फैक्टर भी आएंगे। जैसे कि इसको पहले इसकी थ्योरी जानते होती क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट रन होता है, ये तो हमने जान लिया। ठीक है, शॉर्ट रन में कैसे, जैसे मान के चलिए कोई भी जैसे कि मेरी एक मिठाई की शॉप है। ठीक है, तो मेरे पास मान के चलिए ऑर्डर आता है लाइक कि आपको 50 kg जो लड्डू हैं वो तैयार करने हैं। ठीक है, एंड मतलब 1 वीक में तैयार करने हैं। सबसे बड़ा जो लोड है इस चीज़ का है कि 1 वीक में कैसे तैयार करके दें। तो उनको हम कैसे तैयार करके देंगे, तो हमारे जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे उनको हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन से, मतलब कि जैसे रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले आओ, लड्डू बनाने का जो भी सामान आएगा उसको ज़्यादा ले आओ। ठीक है, देन हमारे जो लेबर्स होंगे जो कि हमारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं, तो उनको क्या करो, बढ़ा दो। जैसे 2 लेबर काम कर रहे हैं तो 4 लेबर काम कर लेंगे, फिर तो 1 वीक में क्या 1 दिन में पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा शॉर्ट रन में हुआ, मतलब कि 1 वीक में हमारा, हाँ लेबर मतलब कि 2 लेबर काम कर रहे हैं तो इसकी जगह हम 2 लेबर और ले, 4 लेबर मिलके काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो ऑर्डर जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, ये हमारा लॉन्ग रन में आता है।
तो इसमें हमारे वेरिएबल फैक्टर भी आएंगे एंड फिक्स्ड फैक्टर भी आएंगे। लॉन्ग रन में कैसे, जैसे कि मान के चलिए कम से कम कोई भी बिजनेस है तो जो कोई भी ऑर्डर आएगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो आराम से 1 साल में कंप्लीट करना है, 2 साल में कंप्लीट करना है, तो उसमें क्या कोई लोड नहीं रहता, वो आराम से अपने वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज कर सकता है। देन फिक्स्ड फैक्टर को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि लैंड जिस जगह है तो वहीं पर बनी रहेगी ना, उसको थोड़ी इधर से उधर ले जाएगी। मशीन्स जो हैं, मशीन्स भी हमारे उसी जगह पर सेटअप रहेंगे, ठीक है। तो इसमें बात की थी हमने शॉर्ट रन की ओनली वेरिएबल फैक्टर की, एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, इसमें हम लॉन्ग रन की एंड वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर दोनों की बात की है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी को देखते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी इन इकोनॉमिक्स। It is referred to the law which states the when the quantity of one factor production is increased। मतलब कि इसमें बोला गया है हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे कि कोई भी वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर जब उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला लेबर को 2 से 4 किया जाए, ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उनको हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, उनको चेंज हम नहीं कर सकते। तो इससे हुआ क्या हमारा, इट विल रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर। जब हमारा वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, बाकी सारे फैक्टर हमारे कांस्टेंट रहे, तो ये इसका जो रिजल्ट निकल के आया है वो यह आया है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ, इसके हमारे अदर नेम भी दिए हुए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, इसको लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोला जाता है, ठीक है। व्हेन द वेरिएबल फैक्टर बिकम मोर इट कैन बी टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब कि अगर हमारे वेरिएबल फैक्टर जो हैं, वेरिएबल फैक्टर कौन से हमारे, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, ठीक है, तो ये अगर हमारे ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे होगा क्या, हमारी नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी मार्जिनल प्रोडक्ट की, ठीक है। तो हमारी ये सिचुएशन एराइज होती है यहाँ पर। देन सेम वही दे रखा है, व्हेन वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज व्हाइल कीपिंग ऑल अदर रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, कोई भी एक वेरिएबल फैक्टर अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इससे होगा क्या, हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा विद एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा, इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से, फिर इसके बाद वो इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। इसमें लिखा हुआ नेक्स्ट इट विल बी इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। ये हमारा मतलब रिलेशन के बारे में बताया गया है, जो हमारा टीपी एंड एमपी के बीच में रिलेशन है, सेम एज इट इज़ वही लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है। इसके बाद क्या हुआ, टीपी जो है हमारा डिक्लाइन हो गया लास्ट में जाके, ठीक है। तो मेन तो हमने यही समझा कि जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो होता क्या है, ठीक है, वो हमारा शॉर्ट रन में होता है, इसमें ओनली वेरिएबल फैक्टर्स का ही यूज किया जाता है। अब इसके एजम्पशंस को देखेंगे, जिसमें नंबर 1 जो है हमारा दे रखा है, सॉरी, जिसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि इसमें बोला गया है अगर जो हमारी टेक्नोलॉजी है अगर वो कांस्टेंट रहेगी तो इससे क्या हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएगा, देन प्रोडक्शन भी हमारा इम्प्रूव होगा। मतलब कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो भी वो प्रोडक्शन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, अगर उसको हम चेंज नहीं करते, कांस्टेंट रहने देते हैं, मतलब कि जैसी है वैसी रहने देते हैं, तो इससे हमारी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होगी। टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव होती है तो इससे प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शंस। जो इनने एज्यूम किया हुआ है जो हमारे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, वेरिएबल है। अगर इनको हम फिक्स्ड मान लेंगे ना तो ये लॉ के खिलाफ होगा, द लॉ इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बात हम किस चीज़ की कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में तो बात कर रहे हैं। अगर फिक्स्ड फैक्टर को लाया भी गया तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। देन नंबर 3 दे रखा है हमारा होमोजीनियस फैक्टर। दिस एज्यूम दैट ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल इन क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस। मतलब कि इसमें दे रखा है जो भी हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी हमारी प्रोडक्ट है तो वो क्या है हमारी, मतलब एक जैसी रहनी चाहिए, होमोजीनियस रहनी चाहिए। ये नहीं कि हम बदल दें,
मतलब कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, मतलब क्वालिटी है जैसी है अच्छी रहने देनी चाहिए। अपने प्रॉफिट के लिए क्वालिटी को बदलना नहीं चाहिए कि हम घटिया क्वालिटी का सामान रॉ मटेरियल ला के उससे हम प्रोडक्ट बनाएं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। क्वांटिटी है वो भी सेम रहने देनी चाहिए, कांस्टेंट, मतलब उसको चेंज नहीं करना है। प्राइस जो है, प्राइस को भी चेंज यानी कि इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि फिर सीधी सी बात है इंक्रीज कर दिया तो लोग सामान को नहीं खरीदेंगे फिर। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब नो चेंज। ठीक है, नो चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देन हम देखेंगे शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में इसकी बात की गई थी, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो कहाँ शॉर्ट रन में हमारे ऑपरेट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए है वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अल्टर ऑल फैक्टर्स इनपुट, मतलब इनको पॉसिबल नहीं होता इनपुट्स को चेंज करना। क्यों, टेक्नोलॉजी को तो हमें कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा ना। अगर हम बार बार पे कभी कोई टेक्नोलॉजी एटलीस्ट एक टेक्नोलॉजी पे तो टिकना पड़ेगा ना, जब भी तो हमारा प्रोडक्शन जो है इम्प्रूव होगा। ठीक है, देन इसका आप देख सकते हो ये डायग्राम दे रखा है हमारा फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। आगे इसकी हमारी 3 स्टेजेस दे रखी है, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट को आप देख सकते हो, ये पहले मैक्सिमम हुआ, देन ये 0 हुआ, ये नेगेटिव चला गया। ठीक है, मार्जिनल के बारे में तो पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी, तो उसमें भी 0 जा रहा था, नेगेटिव जा रहा था। कॉस्ट में भी हम सेम ही पढ़ेंगे, पहले वो 0 जाए मैक्सिमम, देन 0, उसके बाद नेगेटिव। ठीक है, अब स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेज दे रखी है हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, दिस हैपन द एफिशिएंसी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, मतलब कि इसमें दे रखा है जब हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीजेस होगा एट इंक्रीजिंग रेट, तो इससे जो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें ये दे रखा है जब हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इसका रीज़न भी लिखा हुआ है ये हो क्यों रहा है। दिस हैपन्स बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर इंक्रीजेस विद एडिशन ऑफ वेरिएबल इनपुट टू द प्रोडक्ट, मतलब कि जो फिक्स्ड फैक्टर की जो हमारी एफिशिएंसी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमने वेरिएबल इनपुट जो हमारे थे, वेरिएबल इनपुट यानी कि जो रॉ मटेरियल लेबर थे, उसमें क्या कर दिया हमने, एडिशन कर दिया, मतलब कि बढ़ा दिए, 2 लेबर से 3 लेबर कर दिए, देन रॉ मटेरियल को भी क्या इंक्रीज कर दिया। तो इस वजह से ये सिचुएशन अराइज हुई है। ठीक है, सेकेंड स्टेज हमारी दे रखी है डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। इसमें क्या होगा, जब हमारा टीपी जो है इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो इससे जो हमारा एमपी जो होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला हुआ है इन दिस स्टेज द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट, तो एमपी को हमें डिक्रीज करना है। इट रीचेज द मैक्सिमम पॉइंट, मतलब इसके बाद ये होगा क्या, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है इसके बाद वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हमारा टीपी मैक्सिमम हो गया तो इससे जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा ना, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में जाके नेगेटिव पॉइंट पर वो पहुंच जाएगा हमारा एमपी। ठीक है, मतलब कि इसमें बोला गया द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आर पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग ग्रेजुअली, मतलब कि वो तो डिमिनिश धीरे धीरे होता जा रहा है हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है, लेकिन मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, थर्ड स्टेज की इसमें बात की गई है, जैसे अभी बात की थी टीपी जो है हमारा डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा एमपी क्या होगा, नेगेटिव में पहुंच गया। तो हमने इसमें 4 सिचुएशन देखी थी,
जब हमारा टीपी जो है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, तो एमपी तो क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, टीपी जो है हमारा मैक्सिमम हो रहा था, तो एमपी क्या हुआ हमारा, 0 हो गया। अगर टीपी फिर से डिक्लाइन हो रहा है, तो एमपी जो होगा नेगेटिव में पहुंच जाएगा, जैसे कि अभी आपने डायग्राम में देखा था। तो ये 4 हमारे पॉइंट्स इसमें हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हो आप। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के बारे में, ठीक है। ये आता है हमारा लॉन्ग रन होता है, एंड इसमें हमारे दोनों आते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी आते हैं एंड फिक्स्ड फैक्टर भी आते हैं, ठीक है। नहीं, इसमें कांस्टेंट रिटर्न इसमें नहीं होता, इसमें हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न होता है। कांस्टेंट रिटर्न जो है हमारा वो रिटर्न्स टू स्केल में होगा। रिटर्न्स टू स्केल में हमारी 3 कंडीशन आएंगी, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे, आएंगी तीनों, ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल देखते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज ए लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, जैसे कि बताया लॉन्ग टर्म में ही होता है, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। द टर्म रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू चेंज इन आउटपुट एज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज्ड बाय द सेम प्रोडक्शन। मतलब कि इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। देन वो हो क्या रहा है, आउटपुट में चेंज हो रहा है। जब इसमें बोला गया है, जब हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी हैं हमारे फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम इसमें चेंज करते हैं सेम प्रोपोर्शन के साथ, तो आउटपुट भी क्या होगा हमारा, चेंज होगा। सीधी सी बात है, अगर हम मतलब कि लेबर को ज़्यादा कर दें, ठीक है, ज़्यादा लेबर लगा दें, रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगा लें, ठीक है, और तो इससे क्या होगा हमारा, ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा सामान, गुड्स बन के तैयार होगा। ज़्यादा गुड्स बन के तैयार हो गया तो आउटपुट में तो चेंज आना ही आना है ना। आउटपुट यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा था, मतलब आउटपुट ज़्यादा निकल के आ रहा है, हमारा फ़ायदा है हमें इस चीज़ का, ठीक है। द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल मेजर हाउ आउटपुट चेंजेस रिलेटेड टू आउटपुट चेंजेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब कि ये जो इसमें चेंजेस अगर होता है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ये हमारा 3 रीजन्स की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। इसमें हमारी 3 कैटेगरीज आएंगी, जिसमें इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग, जिसमें हम सबसे नंबर 1 देखेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या हो रहा है, जब मान के चलिए हमारा ज़्यादा परसेंट चेंज हो रहा है इनपुट में, ठीक है, मान के चलिए 100% चेंज हो रहा है हमारा इनपुट में, ठीक है, तो इससे ज़्यादा परसेंट जो चेंज जो होगा ना हमारा आउटपुट में होगा। मतलब कि अगर हम इनपुट में 100% चेंज करते हैं, जैसे कि हम रॉ मटेरियल काफ़ी सारा ले आए एंड लेबर्स काफ़ी सारे लगा दिए हमने एक प्रोडक्ट को बनाने में, तो इससे हमारा जो आउटपुट जो निकल के आएगा ना, इसके जस्ट डबल आएगा या फिर इसके ज़्यादा आएगा। मान के चलिए 150% या 200% निकल के आएगा। वो कैसे आएगा, सीधी सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट हमारी कमी लग रही है ना, आउटपुट उसका जितना ज़्यादा हम, आपने देखा हो कोई भी फैक्ट्री है, जितना ज़्यादा हम रॉ प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो इसका हमें फ़ायदा है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो लेके आएंगे हम सस्ते में लेके आएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा हमारा आउटपुट ज़्यादा निकल के आएगा, ठीक है। जैसे इसमें बोला हुआ है व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनली टू इनपुट इंक्रीजेस, ठीक है, जब हमारा इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो इससे ज़्यादा हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जब इनपुट हमारा 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है बट आउटपुट जो है हमारा 3.75 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि इससे ज़्यादा ही इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये इंक्रीज हो क्यों रहा है, इसके हम आगे कॉजेस देखेंगे। आगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब इसमें इंक्रीज हो क्यों रहा है, इसके कॉजेस आगे आएंगे, ठीक है। अब दे रखा है हमारा
सबसे सेकंड नंबर हम देखेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को, ठीक है। इसमें हमारा बराबर चेंज होगा, जितना परसेंट चेंज हमारा इनपुट में होगा उतना परसेंट चेंज हमारा आउटपुट में होगा, ठीक है। मान के चलिए 50% इसमें हो रहा है तो 50% इसमें होगा, अगर 100% इसमें हो रहा है तो 100% ही इसमें होगा, ठीक है। अगर फैक्ट्री जो है अपने इनपुट को डबल कर देती है, 2 वर्कर की जगह 4 वर्कर, रॉ मटेरियल जो है 50 किलो की जगह 100 किलो कर देगी, तो इसमें आउटपुट जो है एज इट इज़ डबल ही निकल के आएगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। देन नंबर 3 हम देखेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलिए 100% चेंज हो रहा है हमारा उस इनपुट में, 100% चेंज हमारा इनपुट में हो रहा है, तो इससे कम परसेंट चेंज हमारा आउटपुट में होगा। मतलब कि इसमें हमें लॉस है कि हमने मतलब खर्चा तो खूब सारा कर दिया लेकिन हमें आउटपुट तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मतलब हमें फ़ायदा तो मिल ही नहीं रहा, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है। तो ये हुआ हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ इनपुट इंक्रीजेस बाई 100%, अगर इनपुट को हम 100% से इंक्रीज करते हैं, 100% से इंक्रीज कैसे, रॉ मटेरियल काफ़ी सारा ले आए, लेबर्स काफ़ी सारे लगा दिए हमने, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन 100%, मतलब जो आउटपुट जो होगा हमारा लास्ट में जाके हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसमें हमें खास फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मतलब उसका आउटपुट जो है 100% से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट, तो जैसे आपको स्टार्टिंग में समझ में आया हुआ, इनपुट क्या होता है, जो भी हम एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, एक उसमें लेबर लगाई जाती है, रॉ मटेरियल आता है, लैंड होती है, मशीन्स होती हैं, ठीक है, ये सब हो गए हमारे इनपुट्स। एंड हमारा आउटपुट, जो पूरा प्रोडक्ट जो है बन के तैयार हो गया, तो वो था हमारा आउटपुट, ठीक है। जिसमें इंक्रीजिंग में क्या था, हमें फ़ायदा हो रहा था, ज़्यादा आउटपुट मिल रहा था। कांस्टेंट में न फ़ायदा हो रहा था न घाटा हो रहा था, बराबर था, मतलब, ठीक है, वो भी ठीक है एक तरह से। एंड डिक्रीजिंग रिटर्न की बात करें तो ये हम लॉस में जा रहे हैं, हमें आउटपुट ज़्यादा नहीं मिल रहा। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी शो हो रहा है, सबको ही हो रहा है, इनको हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, मेरे में तो होना है। हाँ वही, नहीं ये प्रियंका जी आपके में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज इंटरनेट कनेक्टिविटी तो बिल्कुल प्रॉपर है। तो ये तो थे हमारे, इसमें आपको कुछ पूछना है रिटर्न्स टू स्केल में। रिटर्न्स टू स्केल जिसमें हमने पढ़ा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। इसमें हमारे फिक्स्ड फैक्टर भी आते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी आते हैं। एंड ये होता क्यों है आखिर, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इनमें चेंज क्यों हो रहा है, तो इसके हमने 3 रीजन्स देखे, इंक्रीजिंग रिटर्न, नो इश्यू, सही है वही तो, एंड डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न, इसकी हमने 3 स्टेजेस देखे। अब इनके हम, जैसे ये डायग्राम दे रखा है हमारा, ये है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न, ये है हमारा कांस्टेंट रिटर्न, ये डिमिनिशिंग, इसमें से मतलब कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है, बस ये नॉलेज के लिए ये डायग्राम, दैट्स इट, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम देखेंगे कॉजेस देखेंगे, आखिर जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, मतलब कि इनपुट हम ज़्यादा लगा रहे थे लेकिन आउटपुट उससे ज़्यादा मिल रहा था, तो ये क्यों हो रहा है आखिर ऐसा, इसके रीज़न देखेंगे, कॉजेस को जानेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहले जो कॉजेस हम जानेंगे, हम डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन को जानेंगे। मतलब कि हमने क्या किया, जो हमारी लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया, आप ये वाला काम संभालो, आप ये वाला काम संभालो। तो इससे क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा रहा, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो सुधरेगा। इसमें दे रखा है ऐसे, व्हेन लेबर इज यूज्ड मोर, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर कैन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब कि अगर लेबर को ज़्यादा, वर्कर्स जो हैं काम करने के लिए, उनको अगर ज़्यादा यूज किया जाए तो इनको क्या किया जाएगा, बराबर बराबर डिवाइडेशन कर दिया जाएगा, आप ये वाला काम संभालो, ये वाला काम, तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है,
यानी कि कम टाइम में हमारा काम हो जाए। दो वर्ड होते हैं हमारे, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब कम टाइम में काम हो जाए, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कम कॉस्ट में काम हो जाए। ठीक है, तो इसमें एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देन मतलब बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स, मतलब कि सब फैक्टर्स के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, मतलब कि जो भी हमारे फिक्स्ड फैक्टर हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब उनका वेस्टेज नहीं हो रहा। व्हेन वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज फिक्स्ड फैक्टर आर यूज्ड मोर फुली एंड एफिशिएंटली। जैसे कि हम अगर वेरिएबल फैक्टर जो हैं, वेरिएबल फैक्टर हमारे कौन से थे, रॉ मटेरियल, लेबर, अगर उनको इंक्रीज कर दिया जाए तो इससे फिक्स्ड फैक्टर जो होंगे ना हमारे अच्छे तरीके से यूज हो पाएंगे। मतलब कि मान के चलिए हम काफ़ी सारा रॉ मटेरियल ले आए, लेबर्स भी हैं, फिक्स्ड फैक्टर हमारे कौन से हुए, जैसे मशीन्स हुई, लैंड हुई, जो ज़मीन है, तो उसका भी तो यूज हो पा रहा है। सिर्फ किस वजह से यूज हो पा रहा है, हमारे पास रॉ मटेरियल आया है, वर्कर्स आए हैं, तो ठीक है, इस वजह से इसका एफिशिएंटली यूज हो पा रहा है। इससे क्या होगा, हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्शन, वो तो चारों में ही प्रोडक्शन जो है हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, देन नंबर 4 हम देखेंगे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। व्हेन वेरिएबल फैक्टर इज एप्लीकेबल टू फिक्स्ड फैक्टर द सिस्टम कैन मूव फॉरवर्ड्स एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, दिस कैन लीड टू अंडर यूटिलाइज्ड फिक्स्ड फैक्टर बीइंग यूज्ड मोर फुल्ली। मतलब सेम वही बात की गई है, जो वेरिएबल फैक्टर को अगर अप्लाई किया जाए फिक्स्ड फैक्टर के लिए, वेरिएबल फैक्टर मतलब जैसे रॉ मटेरियल आया है तो मशीन में यूज किया जाएगा, लेबर्स जो आए, वर्कर्स आए, उन मशीन्स को चलाएंगे, अगर उनको उसमें अप्लाई कर दिया जाए तो वो उससे क्या होगा, हमारा एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब अंडर यूटिलाइज हो जाएगा, फैक्टर्स का अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब हमें फ़ायदा ही होना है इस चीज़ का। ठीक है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, हमने जैसे इसके कॉचेस देखे, आगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जो हमारे इनपुट है उससे ज़्यादा आउटपुट क्यों निकल के आ रहा था, इसके हमने रीजन्स चारों रीजन्स को हमने देखा। ठीक है, जिसमें नंबर 1 देखा, जो लेबर है, ज़्यादा लेबर्स है उनको अलग अलग कामों में बांट दिया जाए तो इसका अच्छा फ़ायदा है, रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा, कम टाइम में काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखा था इनके सबके बीच में, फैक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना भी ज़रूरी है। ठीक है, एंड देन हमने देखा था कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, बाकी आप PDF मिलेगी, इनको रीड कर ही लेना। अब हम देखेंगे, अच्छा इसमें 2 पॉइंट्स लेफ्ट एंड मतलब 2 पॉइंट्स और है इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न में। एक हमारा दे रखा है इंडिविजिबिलिटीज़, इसका मतलब है इसमें एक एग्जांपल ही हमारा दे रखा था, जैसे indivisibility means that certain factors are available only in some minimum sizes, such input cannot be divided into small sizes। मतलब कि ऐसे होता क्या है, फिक्स्ड फैक्टर जो है हमारे, जैसे कि मशीन्स हुई, ठीक है, फिक्स्ड या वेरिएबल जो भी मशीन्स हुई या फिर जो वर्कर्स हुए, ऐसा तो है नहीं उनको हम हाफ मतलब डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो इस पर हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो मिनिमम साइज के होते हैं। ठीक है, इसमें मतलब कि इंक्रीजिंग रिटर्न जो होगा इसमें हम लेबर जो है कम लेंगे, रॉ मटेरियल जो है ज़्यादा ओवर नहीं लेंगे, उतना ही लेंगे। डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न में हम ये बात करेंगे कि हम ज़्यादा लेबर्स को हायर कर लेंगे, ज़्यादा वर्कर्स को हायर कर लेंगे, जैसे 20-30 लेबर्स को, तो इससे क्या होगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। वो कैसे अभी आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है इंटरनल इकोनॉमिक्स, मतलब कि इसमें जो फर्म का साइज़ है वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, मतलब एफिशिएंसी क्रिएट होगी एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है उनको चीप यूज किया जाएगा, मतलब लो क्वालिटी के सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज किया जाएगा, रीजनेबल रेट पे प्रोडक्ट को दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारी फर्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी, एक्सपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है कॉजेस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो फैक्टर्स हमें जानना जरूरी है वो है
मतलब सबसे पहला जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर का जो फैक्टर होगा, इसका कॉजेज जो होगा सबसे पहले ये होगा कि हमने क्या किया है, जो हम वर्कर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आएगा। मतलब कि एक इसमें जो हमारा कॉजेज बनेगा वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बनेगा। मतलब कि हमने किया है 20-30 लेबर को एक साथ हायर कर लिया है। मतलब कि मशीन हमारे पास 3-4 ही हैं, लेकिन लेबर जो हमने हायर कर लिए 30-40 कर लिया, और उनको हम कोऑर्डिनेट करना भी तो डिफ़िकल्ट होगा। मतलब कि मैनेजर जो है 30-40 लोगों को कैसे डील करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि इनपुट ज़्यादा लग रहा है एंड आउटपुट जो है हमारा कम निकल के आ रहा है इसी कारण। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है फिक्स्ड प्रोडक्शन फैक्टर्स, व्हेन सम प्रोडक्शन फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन रेट कांट बी अचीव्ड। मतलब कि कुछ जो प्रोडक्शन फैक्टर हैं अगर वो फिक्स रहते हैं तो इससे होगा क्या, हमारा इंक्रीजिंग प्रोडक्शन जो है अचीव नहीं होगा, कभी भी इंक्रीजिंग रेट पर नहीं पहुंचेगा, वो हमेशा डिक्रीज ही रहेगा। ठीक है, देन इसमें बात करेंगे लोअर प्रोडक्टिविटी की, जो कि अभी हमने बात की थी। हायरिंग मोर पीपल कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव स्पेशली इफ़ इट क्रिएट्स एन ओवर क्राउडेड और अनकम्फर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट। हमने किया ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया, हायरिंग मोर पीपल, तो इससे हो क्या रहा है, ओवर क्राउडेड, मतलब कि काफ़ी सारा शोर हो गया, 20-30 लेबर हमने एक साथ हायर कर लिए, ओवर क्राउडेड हो गया। देन इससे जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे उनके बीच में क्या अनकम्फर्टेबलनेस हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे से वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लिमिटेड डिमांड, इफ़ ए बिजनेस हायर्स मोर एम्प्लॉयज टू मीट डिमांड द जॉब मे नॉट कवर द फुल कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय। अगर हमने ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर कर लिया, अभी बात कर रहे हैं वही 23 एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, तो हम उनकी सैलरी कहाँ से पे करेंगे, इतना हमें आउटपुट निकल के आ नहीं रहा है, तो सैलरी पे तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए डिक्रीजिंग रिटर्न की सिचुएशन हमारी अराइज हो रही है। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जैसे कि अभी बात ही की थी कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी नहीं बन पाएगा इतने सारे लेबर्स के बीच में। देन हम देखेंगे फर्म साइज, इफ़ ए फर्म इज टू लार्ज इट कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज। मतलब कि फर्म थी तो छोटी, हमने खुद से ही क्या किया, उसका साइज जो है लार्ज कर लिया, इससे हो क्या रहा है, उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। ठीक है, देन हम देखेंगे कंजेशन। कंजेशन जैसे आपने वर्ड ही पढ़ा होगा, डेली यूज में पढ़ते होंगे, ये काफ़ी कंजस्टेड सा हो रहा है, तो वो सारी चीज़ जो है एकदम कंजस्टेड हो जाएंगी। ठीक है, देन डिसइक्विलिब्रियम, मतलब कि जो हमारा गोल है, आउटपुट जो निकल के आना चाहिए वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इक्विलिब्रियम होता तो मतलब उसमें तो इक्विलिब्रियम होगा हमारा, जो हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स पढ़ा था। देन डिक्रीजिंग रिटर्न्स में हमारा डिसइक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि हमें जो हमने गोल डिसाइड किया था, टारगेट डिसाइड किया था कि इतना प्रोडक्शन करना है, वो तो हमें अचीव नहीं हो रहा है। ठीक है, देन मैनेजेरियल इनएफिशिएंसी। ठीक है, देन इसमें भी क्या है, वही बात की गई है, मतलब कि जो मैनेजर हैं इनएफिशिएंसी होगी। इनएफिशिएंसी कैसे, मतलब वो टाइम पर काम करके नहीं देंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों को हैंडल करना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कॉजेज इंक्रीजिंग रिटर्न के एंड डिक्रीजिंग रिटर्न के। ठीक है, इनके जो पॉइंट, आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा, फिर तो कोई भी आ जाए, किसी भी टाइप का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आया है। हमने अभी जो कंप्लीट किया है वो इंक्रीजिंग रेट कॉजेज कंप्लीट किए हैं कि आखिर इंक्रीजिंग क्यों हो रहा था, हमारा जो रिटर्न टू स्केल है एंड डिक्रीज क्यों हो रहा था, उसके कॉजेज देखे थे। अब इसके बाद एक टर्म देखेंगे, इसमें से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, द कोप डाउग्लास प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, द कोप डाउग्लास प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल स्टडी ऑफ द अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेड बाई पॉल एच.डी. डाउग्लास एंड C.W. कोप। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ये किसके द्वारा डेवलप्ड की गई थी, पॉल एच डाउग्लास के द्वारा एंड C.W. कोप के द्वारा की गई थी।
ठीक है। देन इसमें हुआ क्या, इट इज़ ए होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री, मतलब कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, मतलब इसको ना इंक्रीज किया जाएगा डिक्रीज किया जाएगा, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। एंड इसमें जो बात की जाएगी, विच टेक्स इनटू अकाउंट टू इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल, मतलब इसमें जो हम बात करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें जो यूज किया जा रहा है, इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक लेबर के बारे में एंड एक कैपिटल के बारे में। कैपिटल यानी कि हमारी जो ज़मीन है वो, एंड लेबर वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होंगे उनके बारे में, ठीक है। एंड इसको एक्सप्रेस किया जाता है इस टर्म से। मेन जो क्वेश्चन इसमें से आया है हमारा, वो इन तीनों टर्म में से क्वेश्चन आया है पूछने को। अगर आपसे पूछा जाए इफ़ a प्लस बी मोर देन 1, तो हमारी क्या सिचुएशन बनेगी इसमें, इंक्रीजिंग द इनपुट्स बाई ए सर्टेन परसेंटेज विल लीड टू ए प्रोपोर्शनलिटी लार्जर इंक्रीज इन आउटपुट। अगर हमारा a प्लस बी मोर देन 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे होगा क्या, हमारे इनपुट में इंक्रीज होगा प्लस आउटपुट में भी लार्जर इंक्रीज होगा। जैसे कि हमने बात की थी 100% इंक्रीज हो रहा है इनपुट में, लेकिन 150% इंक्रीज हमारा किस में हो रहा है, आउटपुट में, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन ये वाली है। सेकेंड सिचुएशन हमारी दी हुई है, इफ a प्लस बी, इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, तो इसमें क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग द इनपुट बाई ए सर्टेन परसेंटेज विल रिजल्ट इन एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। जितना परसेंट चेंज इनपुट में होगा उतना ही परसेंट चेंज हमारा आउटपुट में होगा। 100% चेंज हमारा इनपुट में हो रहा है, तो 100% चेंज हमारा आउटपुट में हो रहा है, ठीक है। देन नंबर थर्ड हमारा दे रखा है, इफ़ a प्लस बी लेस देन 1, मतलब कि अगर हमारे इनपुट इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो उससे कम हमारे आउटपुट को इंक्रीज किया जाएगा, स्मॉलर इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब कि इसमें अगर 100% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हमारे इनपुट में, देन आउटपुट में हमारा इससे कम इंक्रीज ही होगा। मान के चलिए 50% इंक्रीज होगा, मतलब इसमें हमें लॉस है, इसमें हमें प्रॉफिट है, देन ये कांस्टेंट ही रहेगा तो प्रॉफिट ही है, देन इसमें हमें लॉस है क्योंकि ये आउटपुट ज़्यादा निकल के नहीं आ रहा। यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम, ओके। ठीक है, ये तो थे पूरा हमारा टॉपिक। एक बार इसको पूरी पीडीएफ में आपको दिखा देती हूँ क्या क्या रीड किया था। 5 मिनट का इसका रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने इनपुट देखा था, आउटपुट देखा था। वो कैसे देखा था, ये है हमारा इनपुट एंड ये है हमारा आउटपुट, जिसमें हमारे फिक्स्ड फैक्टर थे एंड वेरिएबल फैक्टर थे। फिक्स्ड फैक्टर कौन से होते हैं, जिनको हम इधर से उधर नहीं कर सकते। लैंड है हमारी, ज़मीन है ये, तो इसको हम सीधी सी बात है इधर से उधर नहीं ले जा सकते। एक बार बिजनेस सेटअप कर लिया तो कर लिया। मशीन्स हैं हमारी, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, तो इनको भी इधर से उधर नहीं ले जा सकते। देन वेरिएबल फैक्टर कौन से, हमारे लेबर, रॉ मटेरियल भी हम चेंज करके दूसरा ला सकते हैं। लेबर को भी हम चेंज कर सकते हैं, अच्छा काम नहीं कर रही तो दूसरी लेबर को ले आओ। कोप डाउग्लस थ्योरी को, ठीक है, बस अभी जस्ट आने वाली है कोप डाउग्लस प्रोडक्शन फंक्शन में थ्योरी। उसमें हम लेबर और कैपिटल की बात कर रहे थे, उसमें ओनली लेबर एंड कैपिटल को याद रखना है। उसमें 3 कंडीशंस हमारी अप्लाई हो रही थी। इसके बाद है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे कोई फैक्ट्री है, रेंट पर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 महीने 1 साल के लिए होगी, तो वो हो गया हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन मतलब कि खुद की नई बिल्डिंग बनाई है, उस पर अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, नई नई मशीन्स ला रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, देन हमने टोटल प्रोडक्ट देखा था। ठीक है, जैसे 5 वर्कर हैं, 6 kg वीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, हमारा 30 किलोग्राम टोटल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, देन इसके बाद हमने एवरेज प्रोडक्ट को देखा था। 5 वर्कर थे, 30 किलोग्राम उसका टोटल प्रोडक्शन निकल के आ रहा था। 30 डिवाइड बाई 5, टोटल कितना आ गया, 6 किलोग्राम। ठीक है, देन इसके बाद हमने इसके फॉर्मूले देखे थे, टीपी डिवाइड बाई यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर।
इसके बाद हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को देखा था। मार्जिनल प्रोडक्ट में देखा था अगर हम वन वेरिएबल फैक्टर एडेड कर देते हैं तो बाकी सारे फैक्टर को क्या है, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हमने 3 लेबर से 4 लेबर कर दिए, लेकिन बाकी और जो इनपुट्स होंगे जैसे कि लेबर के अलावा रॉ मटेरियल होगा या और भी जो होंगे उनको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उनको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है, सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करना है इसमें, ठीक है। देन इसके अदर नेम आपने देखे थे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ये स्पेशली याद रखना है, इस नेम से ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। देन हमने देखे थे लॉज ऑफ प्रोडक्शन। लॉज ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि हमने देखा था कोई भी बिजनेस है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, प्रोडक्शन करता है एंड प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है। तो जो आज हमारे बिजनेस चल रहे हैं वो सिर्फ 2 लॉज के बलबूते पर चल रहे हैं, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अगर ये नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है, ठीक है। जिसमें हमने देखा था लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने देखा था जिसमें हमारे वेरिएबल फैक्टर आ रहे थे ओनली, यानी कि शॉर्ट रन में होता है वेरिएबल फैक्टर आएंगे। देन हमने देखा था लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये लॉन्ग रन में होता है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, दोनों फैक्टर हमारे आते हैं, ठीक है। ये तो थ्योरी है, इसको तो आप रीड कर लेना, ठीक है। एजम्पशंस इसके हमने देखे ही थे, जैसे कि सबसे बड़ा था हमारा कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम जो टेक्नोलॉजी है उसको कांस्टेंट रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होगी, इससे हमारा प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा। दैन सेकंड नंबर हमारा दे रखा था वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्ट प्रोपोर्शन, मतलब हम इसमें फिक्स्ड फैक्टर को नहीं ला सकते, सिर्फ वेरिएबल रहेंगे। अगर फिक्स्ड को हम ले आए तो ये लॉ के खिलाफ होगा, ये लॉ नहीं माना जाएगा, तो लॉ इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। नंबर थर्ड हमारा दे रखा था होमोजीनियस फैक्टर यूनिट, मतलब कि जो जैसे क्वालिटी है किसी भी प्रोडक्ट की, क्वांटिटी है, प्राइस है, तो उसको चेंज नहीं करना है, कांस्टेंट रहने देना है। क्वालिटी है जैसी है बनी रहेगी, ठीक है। देन हमने देखा था शॉर्ट रन, ये तो शॉर्ट रन में ही आ रहा है, सीधी सी बात है, बात की थी, ठीक है। देन ये था हमारा डायग्राम। इसके बाद हमने स्टेजेस देखी थी, इसकी 3 स्टेजेस देखी थी, ठीक है। इंक्रीजिंग स्टेज एंड डिक्रीजिंग स्टेट एंड स्टेज। देन इसके बाद देखी थी हमने नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। तो ये तो पूरा अभी डिटेल में समझाई था। जब हमारा टीपी इंक्रीज होगा तो एमपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, अगर टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से तो एमपी जो है डिक्रीज होगा, ठीक है। देन नंबर थर्ड जो था हमारा, अगर हमारा टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी जो है 0 हो जाएगा, अगर टीपी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया वापस से तो जो एमपी जो है हमारा नेगेटिव में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट्स थे, इन्हीं को याद रख लेना, ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमने देखा था, इसमें ये लॉन्ग रन में आता है, वेरिएबल फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर, दोनों ही आते हैं इसमें। जब हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वेरिएबल रहता है, ठीक है, तो जो हमारे आउटपुट होगा प्रोडक्शन का तो वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा, मतलब कि जब हमारे इनपुट चेंज होंगे तो आउटपुट भी चेंज होगा, ठीक है। इसमें दोनों ही चेंज की बात की गई है एंड सेम प्रोपोर्शन में चेंज होंगे 100% एंड 100%, ठीक है। एंड ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, तो इसमें अब बात करेंगे हम 3 रीजन्स की बात करेंगे कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में आखिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है चेंज क्यों हो रहे हैं। ये 3 रीजन्स की वजह से चेंज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न की वजह से चेंज हो रहे हैं। जिसमें हमने नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमने देखा था, ठीक है। 100% इंक्रीज होगा इनपुट में तो 100 से ज़्यादा आउटपुट निकल के आएगा, अच्छा निकल के आएगा, ज़्यादा चेंज होगा। कांस्टेंट में दोनों में बराबर चेंज होगा, इनपुट में भी 100%, आउटपुट में भी 100%, ठीक है। देन इसके बाद हमने देखा था डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब इसमें हमें लॉस है। अगर हम इनपुट में 100% चेंज कर रहे हैं तो इससे कम परसेंट जो हमें चेंज निकल के आ रहा है आउटपुट पे निकल के आ रहा है 50%। हमने रॉ मटेरियल ज़्यादा लगा दिए, लेबर काफ़ी सारे लगा दिए, लेकिन आउटपुट तो हमें निकल के ही नहीं आया, हमें लॉस हो गया, ठीक है। तो ये तो था हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देन ये डायग्राम एंड कोप डाउलस प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि हमारा पॉल एच डाउग्लास एंड CW कोप के द्वारा आया है, ये डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। इसमें बात की गई है जो प्रोडक्शन होगा, हमारे प्रोडक्शन फंक्शन वो होमोजीनियस होंगे, ना इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे, मतलब कि लेबर और कैपिटल है इसमें कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, ठीक है।
इसमें वही बात कर रहे हैं, L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल एंड Q फॉर आउटपुट, ठीक है। देन इसमें हमने 3 सिचुएशन को देखा था 1928 में, मीन हमने इसमें 3 सिचुएशन को देखा था। इफ़ a प्लस बी मोर देन 1 तो इंक्रीजिंग वाली सिचुएशन बनेगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1 हुआ तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। एंड थर्ड सिचुएशन है हमारी a प्लस बी लेस देन 1 तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इन 3 सिचुएशन को आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। हाँ, इसमें फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या फिर तो आपको सीधे सीधे ऐसे पूछ ले, या फिर आपको इस टाइप से भी ये पूछ सकता है, जैसे कि ए को वो कुछ भी दे दे 0.5 दे दे, बी को 0.7, तो थोड़ा इस टाइप का आता है कि ये कौन सी सिचुएशन बनेगी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। इसके मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी डायरेक्टली, मतलब ये तो आपको आ ही जाएंगे सीधे सीधे, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं आता, आपको सिचुएशन पूछी जाती है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कौन सी सिचुएशन बनेगी, उसमें वो डिजिट रख देता है, ठीक है। तो इसके अभी तो आज मतलब इसके क्वेश्चन जो हैं अल्फ़ा बेटा, हाँ भाई ए बी जो मैंने लिया है ना वो अल्फ़ा बेटा ही एक तरह से मान के चलिए, मतलब अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैंने ए भी ले लिया, आपने अल्फ़ा बेटा, बात से भी है, ठीक है। कॉजेस हमने अभी देखे ही थे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर जो है आखिर क्यों हो रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों हो रहा है, ठीक है। ये आप रीड कर लेना, अगर कुछ भी नहीं आए तो पूछ लेना, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो ये तो था हमारा आज का चैप्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। नाउ कौन सी थ्योरी, किस थ्योरी की बात कर रहे हो आप ऐसा करना, जो हमारा एप्लीकेशन पर जो चैट का ऑप्शन है ना, आप उसमें भेज देना कौन सी थ्योरी पूछ रहे हो, ठीक है। मैं उसमें आपको रिटर्न में भेज दूंगी पूरा अच्छे से, ठीक है। आप उसमें चैट में भेज देना, जैसे आप मैसेज करते हो ना डायनेमिक थ्योरी, ठीक है, मैं उसमें बता दूंगी, या फिर मैं मंडे को बता दूंगी, ओके। डायनेमिक थ्योरी ना, अरे डायनेमिक थ्योरी में बता दूंगी, टाइम ही नहीं बचता है, करूँ तो क्या। डायनेमिक थ्योरी मेरे को कंफर्मली मैं मंडे को आपको क्लियर कर दूंगी पूरा डिटेल में अच्छे से, ओके। देन अपन मिलते हैं, ओके, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी थ्योरी ऑफ कॉस्ट की होगी, ठीक है। आप सब भी पढ़ के आना, मैं तो पढ़ाऊँगी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। यूलर थ्योरम किस में आती है, प्रोडक्शन फंक्शन में, सिलेबस में तो देखने को नहीं मिली, बट आप बोल रहे हो तो इसको एक बार मैं रिसर्च कर लूँगी यूलर थ्योरी का, ठीक है। ठीक है, आपकी डायनेमिक थ्योरी, यूलर थ्योरी जो है, दोनों थ्योरी मैं आपको मंडे को बता दूंगी, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन में, ठीक है, देख लूँगी मैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, ठीक है, फिर मैं करवा दूंगी इसको भी, यूलर थ्योरी को भी करवा दूंगी, ठीक है। करते हैं, वैसे भी कॉस्ट चैप्टर छोटा है तो उसी पे कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थ्योरी ऑफ कॉस्ट के साथ, एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।